नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आकार के बारे में। भारत का आकार कैसा है, स्थिति कैसी है और कौन से दिशा में क्या मतलब स्थिति, इन सब के बारे में पढ़ा था। लंबाई चौड़ाई इन सभी के बारे में जो है पूरा डिस्कस किया था कल हम लोगों ने ना। और आज हम लोग जो है भारत तथा विश्व, ये जो है हमारा ये पहली हेडिंग होगी, भारत तथा विश्व। तो जिन दोस्तों ने अभी तक जो है कल वाली वीडियो को नहीं देखा था, वो लोग अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और जियोग्राफी के प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पे क्लिक करो और जियोग्राफी की सारी क्लास देख सकते हो। और कल वाली वीडियो तो पक्का देख लेना, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और अभी वीडियो को देखो ना, क्योंकि आप जब तक कल वाली वीडियो नहीं देख लेते हो तब तक आज वाली आपको कुछ समझ में नहीं आने वाली है। तो आप लोग जरूर जाइए, कल वाली वीडियो देखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के हम जो है देखते हैं कि आज के बारे में भारत तथा विश्व, हमारी पहली हेडिंग है भारत तथा विश्व। इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, भारत विश्व के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे ना। तो हमारा पहला क्या है देखते हैं, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। मतलब कि जो एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप भी है। एशिया महाद्वीप ना विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है। तो भारतीय जो भूखंड है, मतलब भारत जो है वो पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया में पूर्व और पश्चिम जो है, पूर्व और पश्चिम जो है, ये मान लीजिए कि ये हमारा पश्चिम हो गया, ये पश्चिम, ये हमारा पश्चिम हो गया और ये हमारा इधर पूर्व हो गया ना। ये दिशा हमारी पूर्व हो गई, ये हमारी दिशा पश्चिम हो गई। तो जो है भारतीय भूखंड जो है हमारा, वो कहाँ पे स्थित है, वो भारतीय भूखंड हमारा यहाँ पे स्थित होता है। कहाँ पे, यहाँ पे जो है भारतीय भूखंड हमारा स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि भारतीय भूखंड जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पूर्व और पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो ये जो हमारा है भारतीय भूखंड एशिया जो है, एशिया में भारतीय भूखंड हमारा जो है वो स्थित है पूर्व और पश्चिम, मतलब कि पूर्व और पश्चिम में यहाँ पे ऐसे हमारा जो है स्थित है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ये पॉइंट आप लोग नोट्स में जरूर नहीं, अभी कॉपी पेन तो निकाल लिए होगे। कल तो मैंने बताया था कि किस तरह से जियोग्राफी को पढ़ना है, एटलस लेकर और सारी चीज़ों को लेकर मैंने बताया हुआ था ना, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं भारतीय भूखंड जो है, मतलब कि एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम में स्थित है। अब देखते हैं दूसरा बिंदु हमारा क्या है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी महाद्वीप का विस्तार है। मतलब कि भारतीय भूभाग जो है, भारतीय भूभाग वह एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। मतलब कि दक्षिण में, जैसे कि पूर्व पश्चिम में स्थित है, तो पूर्व पश्चिम में अब इस साइड पे नहीं है, इस साइड पे है। मतलब कि पूर्व पश्चिम जैसे कि इधर इधर हो गया, तो यहाँ पे जो है दक्षिण बिंदु पर स्थित है। कहाँ पे, दक्षिणी विस्तार है, उत्तरी विस्तार नहीं है। तो जैसे कि भारतीय भूभाग का जो है एशिया महाद्वीप का, वह दक्षिणी विस्तार है, मतलब कि दक्षिण में है। पूर्व और पश्चिम के जो पूर्व पश्चिम हो गया, उसमें दक्षिण बिंदु पर स्थित है, दक्षिणी में स्थित है, दक्षिण विस्तार है उसका। उत्तर विस्तार नहीं, मतलब उत्तर की साइड नहीं जाएगा, वो दक्षिण की साइड में आएगा। ठीक है, तो जो है अब देखते हैं हिंद महासागर, कौन सा, हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। मतलब कि जो हिंद महासागर है, मतलब एशिया ये हो गया, यूरोप ये हो गया, तो यहाँ पे जो है ये वाला हमारा भाग वो है जो है मतलब हिंद महासागर हो गया। तो ये हिंद महासागर क्या है, ये इन दोनों को मिलाता है। किसको मिलाता है, इन दोनों को जो है मिलाता है ना। तो हिंद महासागर क्या करता है, मतलब कि यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई, मतलब कि यूरोपीय देशों को जो है, ये मान लो कि यूरोपीय देश हैं जो, तो ये पूर्वी एशियाई देशों को जो है मिलाता है हिंद महासागर ना। तो पूर्वी एशियाई देशों को जो है और यूरोपीय देशों को मिलाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग चाहें तो नोट्स में नोट कर सकते हैं। अब भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, मतलब कि एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। केंद्रीय स्थिति जो है एशिया यूरोपीय हिंद महासागर जो है, भारत को केंद्रीय स्थिति भी प्रदान करता है। कौन, हिंद महासागर प्रदान करता है भारत को केंद्रीय स्थिति।
दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला हुआ है। मतलब दक्षिण का पठार जो है वह हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। ये शीर्षवत जो है कौन फैला हुआ है? हिंद महासागर। जो दक्षिण का पठार है, कौन सा? दक्षिण का पठार जो है वह हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्व एशिया देशों से भी पूर्व तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। मतलब कि जो ये है कौन सा? हिंद महासागर जो है, कौन सा? हिंद महासागर जो है वह यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों के साथ मिलाता है ना। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है कौन? हिंद महासागर। दक्षिण का पठार जो है, यहाँ पे जो है ये चीज आप लोग चाहो तो नोट्स में नोट कर सकते हो कि हिंद महासागर जो है पूर्वी एशियाई देशों को यूरोपीय देशों से मिलाता है। और यूरेशिया किसको कहा जाता है? आप लोग पता हो अगर यूरेशिया किसको कहा जाता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको लोगों को पता हो यूरेशिया किसे कहा जाता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यूरेशिया किसे कहा जाता है ना दोस्तों। तो अब देखते हैं दक्षिण का पठार जो है, कौन सा? दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। किसमें फैला हुआ है? शीर्षवत फैला हुआ है हिंद महासागर में, ठीक है। दक्षिण का पठार जो है हिंद महासागर में जो है शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों को पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। मतलब कि जो हिंद महासागर शीर्षवत और जो हिंद महासागर है वह पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों के पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध, मतलब कि इन सभी को जो है वो निकटतम से, मतलब इन सभी में लगभग वो बराबर, मतलब मिलता जुलता रहता है। उनसे भी अपना वो मतलब सटा हुआ है और यूरोपीय देशों से, अफ्रीकी देशों से और पूर्वी एशियाई देशों से, मतलब पूर्वी ही, क्योंकि जो है पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी जो है हिंद महासागर जो है वो सटा हुआ है ना। तो अब देखते हैं जो है कि माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हिंद महासागर में किसी भी, मतलब कि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। मतलब कि हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हिंद महासागर जो है इसकी तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, मतलब किसी और देशों के साथ जो है वो हिंद महासागर की तटीय सीमा ऐसी नहीं है। भारत इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पे रखा गया, यानी कि हिंद महासागर, हिंदुस्तान, यहाँ पे देखिए भारत से मतलब बहुत ज़्यादा सटा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मान लो कि अगर ऐसे से भारत हमारा होता है, ऐसे मान लेते हैं, तो ऐसे से भारत, मान लो ये हमारा भारत हो गया ना, बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है इस पर। तो जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम लोग, ऐसे हमारा भारत होगा कुछ ऐसे और ऐसे, ऐसे ना, ऐसे ही कुछ तो है ना, मान लीजिए ऐसे ही कुछ है भारत का मैप। तो वो जो है दक्षिणी, मतलब कि दक्षिणी नहीं, जो तटीय सीमा है इसकी भारत से बहुत ज़्यादा हिंद महासागर लगाता है। तो इस वजह से जो है हिंद महासागर का नाम जो है हिंद भारत के नाम पर, तटीय सीमा जैसी रखती है भारत, इसीलिए महत्वपूर्ण स्थिति के कारण जो है एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया, हिंद महासागर, मतलब हिंदुस्तान हिंद महासागर, ठीक है। अब चलिए एक यहाँ पे रोचक तथ्य हमको दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किमी कम हो गई। वाह, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब कि जब 1869 में स्वेज नहर खुली, जो है स्वेज नहर जब खुली, स्वेज नहर को किसने बनवाया था? स्वेज नहर के बारे में कुछ भी पता हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। स्वेज नहर के बारे में अगर कुछ भी पता हो तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। सन 1869 में जो है स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की सीमा 7000 किमी कम हो गई थी। कितना? 7000 किमी कम हो गई थी भारत और यूरोप की बीच की दूरी, ठीक है। अब चलिए जो है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमको एक डाटा शीट दिया हुआ है, देख लेते हैं। विश्व के 7 सबसे बड़े देश,
यहाँ पे ये तो नहीं दिया हुआ है कि हाँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट 2005 पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो वाशिंगटन डीसी पर आधारित, मतलब कि उसका डाटा है इसका। ठीक है, तो भारत जो है 32 है प्रति 10 लाख वर्ग किमी, मतलब कि 10 लाख वर्ग किमी में 32.8% आबादी रह रही है। ऑस्ट्रेलिया में जो है 76.8, और जो है मतलब कि मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि भारत में आबादी कम स्थानों पर रह रही है, मतलब कि इतने अगर स्थानों में मान लो कि इसको 10 लाख वर्ग किमी अगर हम लोग मान लेते हैं, लाइक कि ये हमारा 10 लाख वर्ग किमी मान लो है, तो यहाँ पे जो है भारत की इतनी मतलब इतने लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इस प्रकार ये डाटा में इसको समझाया गया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके डाटे को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे हमको मैप दिया हुआ है, वीडियो को थोड़ा हम लोग इसको जूम आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये कल मैंने बताया भी था आप लोगों को वीडियो में ना, इतनी दूरी है, कौन सी, पूर्व से पश्चिम की इतनी दूरी है, और जो है कितने वर्ग किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम, मैंने बताया था 2933 वर्ग किमी, मतलब 2933 किलोमीटर ये जो है पूर्व से दक्षिण तक है। ठीक है, ये देखो मैंने बताया था ना कल 68°7' पूर्व में, पश्चिम में, और जो है 97°25' पूर्व में। और यहाँ पे भी देखिए सेम चीज दिया हुआ है, यहाँ पे भी उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर देखिए 97°6', सॉरी 37°6', और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 8°4', इस प्रकार 8°4' है। और यहाँ पे देख लीजिए 3214 वर्ग किलोमीटर, मतलब वर्ग सॉरी 3214 किमी की उत्तर से दक्षिण की दूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है हमारा ये है हिंद महासागर, ये सभी हिंद महासागर हैं। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, गंगा नदी यहीं पे आके मिलती है बंगाल की खाड़ी में ही। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो मैंने कल बताया ही था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है। और यहाँ पे देखिए हमारा लक्षद्वीप है, तो कल मैंने बताया था कि ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है और लक्षद्वीप कहाँ पे, इन सब के बारे में कल मैंने बताया था। ये मानक यौमोत्तर रेखा, ये भी बताया था, मिर्जापुर कल बताया था, इन सब के बारे में, मानक यौमोत्तर रेखा बारे में। तो अगर कल आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो है हमारा बांग्लादेश है, ये हमारा बांग्लादेश है, यहाँ पे पाकिस्तान है हमारा, ये देखिए चीन है, चीन मतलब कि यहाँ पे नेपाल के साथ भी है और नेपाल के सीमा साझा करता है चीन। यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा चीन यहाँ से होता हुआ, ये देखिए सब हमारे चीन के एरिए हैं। ठीक है, इधर पाकिस्तान आता है और ये हमारा भूटान है। तो भारत के पड़ोसी देश अगर मान लें हम, तो देखिए भारत के पड़ोसी देश में आ गए म्यांमार आ गया, और आ गया बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान भी थोड़ा सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो इस प्रकार जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं, मैप को हम लोग आई थिंक समझ लिए हैं अच्छे से। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग, मतलब विश्व व्यापार मार्ग है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है व्यापार मार्ग के बारे में कि किस तरह से ये मार्ग कहाँ से साझा कर कैसे होते हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे हुए आते हुए इंडिया में आता है, और इधर तंजानिया मतलब समुद्री मार्गों से आते हैं, ये स्वेज नहर लाल सागर से होते हुए भी ये आती हुई मार्ग मिस्र से, मतलब ऐसे ही कुछ आते हैं मिस्र से ना, ऐसे आती है फिर मुंबई और कोलकाता में देखिए, या बैंकॉक तक कोलकाता फैला हुआ है इस तरह से। मतलब कि हमारा एक वो पूरा जाल है व्यापार मार्ग की, ये पूरा एकदम वो बना है कि ऐसे ऐसे मतलब होता है। तो आप लोग वीडियो को अगर पॉज करके समझना चाहें तो अच्छे से समझ सकते हैं कि कहाँ से कौन सा, मतलब किस हिसाब से कौन सा कहाँ व्यापार जाता है, आप लोग अच्छे से इन सब की चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे के। यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा, भारत का विश्व के देशों के साथ साथ संपर्क युगों, मतलब भारत का जो है विश्व के देशों के साथ साथ संपर्क युगों पुराना है, मतलब कि विश्व के जो है देश, भारत का विश्व के साथ संपर्क युगों पुराना है, मतलब कि बहुत पुराना है भारत का संपर्क विश्व के साथ में, बहुत ज्यादा पुराना है संपर्क विश्व। परंतु
संबंध समुद्री जलवायु की अपेक्षा भूभागों से होकर था, मतलब कि समुद्र से बहुत कम था। जैसे कि मान लें कि समुद्र से मार्ग लोगों को ज्ञात नहीं था, बहुत समय तक लोगों को मार्ग ज्ञात नहीं था समुद्र से, तो उनसे इन माध्यम से आते थे, भूभागों के माध्यम से जो है, मतलब कि पुराना है रहा है। प्राचीन यात्री भारत काल आए हैं, उत्तरी पूर्वी दर्रों से अनेक यात्री भारत आए हुए हैं, जबकि समुद्री मार्गों से बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। पुराने समय, प्राचीन समय में जो है इतिहास में आप सबको बताया भी गया होगा, बादल सर ने आपको बताया भी होगा ना, तो इन सब के बारे में जो है इतिहास की क्लास आप लोग जा सकते हैं, सारी क्लास यूट्यूब पे चलती है, तो आप लोग सारी क्लास को अच्छे से देख के और समझ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे पुराने पुराने, मतलब जैसे कि चीन से बहुत सारे यात्री आए थे, तो इस तरह से बहुत 1400 मतलब 98 में शायद ना वास्को डी गामा, कब भारत आया था वास्को डी गामा? 1498 में तो वास्को डी गामा भारत में। तो इस तरह से तब समुद्री मार्गों को वास्को डी गामा ने खोज किया था यूरोप से ना, तो जबकि समुद्री मार्गों का ज्ञात नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इन मार्गों में से प्राचीन समय, मतलब इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान रहा है। मतलब कि जो वो भूभाग था, भूभागों से, जलवायु मार्गों से नहीं, भूभागों से जो होकर होता था, उससे वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है और विचारों का भी आदान प्रदान होता रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिए, भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया, मतलब कि भारत का जो है पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। मतलब कि जो भारत के पश्चिम मध्य में है और पूर्वी एशिया है, दक्षिणी एशिया है, पड़ोसी देशों के साथ भारत का मतलब अद्भुत संपर्क रहा है। तो इस प्रकार जो है, इस समय तो भारत के लगभग किसी भी पड़ोसी देशों के साथ मतलब उतना अच्छा खास रिश्ता नहीं, नेपाल के साथ भी इस समय सही नहीं चल रहा, पाकिस्तान से तो कभी संबंध अच्छा हुआ ही नहीं है भारत का, जब से पाकिस्तान बना है तब से ही लेकर, तो और जो है नेपाल के साथ तो काफ़ी अच्छा हमारा संबंध रहता था, पर इस टाइम पे नेपाल के साथ भी हमारे कोई संबंध बहुत, मतलब बहुत अच्छे, एकदम से अच्छे नहीं है, नेपाल के साथ भी हमारे संबंध इस समय अच्छे नहीं है वर्तमान समय में। तो देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे दिया गया है कि अद्भुत रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों, विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंग और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मतलब कि जो भारती की बहुत सारे उपनिषद हैं, विचार, उपनिषद के विचार जो है, रामायण अपना, और जो है पंचतंत्र की कहानी। अच्छा, रामायण की रचनाकार कौन है आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो रामायण के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंग एवं दशमलव प्रणाली आदि जो है इस प्रकार विभिन्न भागों तक जो है पहुंच सके हैं। मसाले भारत के बहुत फेमस थे, मसाले, मलमल आदि के कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। मतलब कहा जा सकता है यहाँ पे कि जो व्यापार मसाले थे, मलमल के कपड़े थे और अन्य सामान जो थे विभिन्न देशों से, बहुत सारे देशों में यहाँ से भारत से ले जाए जाते थे। मतलब बहुत सारे व्यापारी आते थे और इसको ले जाते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख दिया हुआ है, इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। मतलब कि जो है, अर्थात इसके मतलब विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिम एशिया का वास्तुकला और जो है मीनारों और गुंबदों के प्रभाव को जो है देखा गया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम जो है इस चैप्टर के बारे में और भी आगे डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और मतलब कल हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा आपको, जो वो रहेगा आपको उस क्वेश्चन के बारे में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन बताया करूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।